नमस्कार, संसद टीवी के खास कार्यक्रम द लॉ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और द लॉ मेकर्स के आज के अंक में बात होगी भारतीय संसद में सांसदों की भूमिका को लेकर। हम बात करेंगे कि किस तरह से संसद में विधेयक आते हैं और बिल का रूप लेते हैं और उसमें सांसदों की किस तरह की भूमिका होती है। हम बात इस पर भी करेंगे कि किस तरह से संसदीय समितियां काम करती हैं और सांसदों की उसमें क्या भूमिका रहती है। हम बात करेंगे सांसदों को मिले विशेषाधिकार की और इन सभी मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ लोकसभा की वरिष्ठ सांसद और भरतपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद रंजीता कोली जी हैं। मैम, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, जैसा कि कार्यक्रम का नाम है द लॉ मेकर्स यानी कि वो सांसद जो चुनकर संसद में आते हैं और न सिर्फ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बल्कि कानून बनाने में भी उनकी एक बड़ी और महती भूमिका होती है। लेकिन उस सब मुद्दों पे आऊँगा तो सबसे पहले अगर मैं जानना चाहूँ कि क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो जनसंघ का है, आपके पिता भी सांसद रहे हैं, किस तरह का आपका बैकग्राउंड है और आप राजनीति में कैसे आई? मेरे स्वर्गीय ससुर जी गंगाराम जी जनसंघ के कार्यकर्ता रहे थे और उन्होंने जिस तरीके से जनता के बीच में रह कर के कार्य करे थे, जनता की आवाज़ को उठाया था और जनता के सुख दुख में वो साथ रहे थे। गंगाराम जी के नाम से ही वहाँ भरतपुर की जनता रूबरू होकर के बहुत खुश रहती है। उसी प्रकार से मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा एक साधारण ही परिवार था। मैं किसान परिवार से आती हूँ और मैं किसान की बेटी हूँ और किसान की ही बहू बनकर के घर में गई थी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, एक साधारण परिवार के तहत मेरे स्वर्गीय ससुर जी गंगाराम जी 3 बार के सांसद रहे थे और 3 बार के सांसद रहने के बाद आज देखिए कि जनता उनका नाम से ही परिचित है और उन्हीं के अपेक्षा, उन्हीं की नक्शे कदम पर चल कर के मैंने भी राजनीति में कदम रखा था। यानी कि आपके पिताजी 3 बार के भरतपुर लोकसभा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है, वहाँ से सांसद रहे और रंजीता कोली जी पहली बार उसी लोकसभा सीट से चुनकर आती हैं। आप का चूँकि पुराना एक बैकग्राउंड है राजनीति का, तो आप संसद की कार्यों से लगातार वाकिफ़ रही हैं, सांसदों की भूमिका से भी वाकिफ़ रही हैं। और मैं अगर जानना चाहूँ, सांसद का संसद में जो भूमिका होती है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, उसको आप कैसे देखती हैं? जनता हमको चुनकर के इस संसद में भेजती है और जनता की अपेक्षा रहती है कि उनकी आवाज़ को उठाना और उनके बहुत से मुद्दे होते हैं, पानी से लेकर बहुत सी चीज़ें किसान का। हम लोग सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि उनकी जितनी भी आवाज़ें होती हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है हम संसद में उनकी आवाज़ बन करके उनके मुद्दों को उठाएं। उसी प्रकार से मैंने अपनी जनता की आवाज़ को मैंने कई बार संसद में उठाया है और संसद में उठाने के बाद ये हुआ है कि वहाँ पर कार्य भी हुए हैं। तो वो जनता को आज लगता है कि हमने सांसद चुना है तो वो एक ऐसा है कि हमारे प्रतिनिधित्व करता है और हमारी आवाज़ उठाता है। मैं बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो मैंने उठाए थे। मैं एक मुद्दा आपको बताना चाहती हूँ कि एक प्रधानमंत्री आवास योजना थी, उसमें गरीब तबके के लोगों के नाम हटा दिए गए थे और जो पूंजीपति होते हैं उनके नाम रख दिए थे। अब वो गरीब तबके के लोग जो परेशान थे, मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिली थी, उन्होंने इस बात को संज्ञान में लेकर के और इमीडिएटली 14 अधिकारियों को सस्पेंड करके और गरीब तबके के लोगों को वो घर बन लेते। आज आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो कि गरीब के लिए, बेटियों के लिए हर चीज़ में वो आगे रहते हैं, तो उन लोगों में एक विश्वास पैदा हो गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कि आज हमारी सुनने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। जो हमारा घर हमसे छिन रहा था वो हमें वापस मिल गया। इस तरीके से बहुत से मुद्दे हैं जो मैंने कई बार गृह मंत्री जी की संज्ञान में भी डाले हैं और उन्होंने भी संज्ञान में लेकर के जो कार्य करे हैं। आज मेरी जनता, भरतपुर की जनता बार बार धन्यवाद देती है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, कि जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं आज मैं भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैडम, जिस तरह से आपने बात की कि आपने कई सारे मुद्दों को आवाज़ दी और कई सारे जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर बात करें तो इन सभी के लिए कुछ पहर निर्धारित हैं, जैसे क्वेश्चन आवर सवाल पूछने के लिए, जिसमें आप अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़ा सवाल पूछते हैं और माननीय मंत्री जवाब देते हैं। 0R 377 कई ऐसे पहर निर्धारित हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट पहर समझती हैं संसदीय परंपरा में, और इन पहरों में
इसके अलावा और कौन से बड़े मुद्दे जिस पर आपकी आवाज़ मुखर रही संसद में? आज हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम 0 आवर्स में उठाते हैं, 377 में उठाते हैं, हर मुद्दा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर मुद्दे जनता की आवाज़ होती है और जनता तक आज आप देखो डिजिटल इतना हो गया, आज हम संसद में खड़े होकर के बोले 1 मिनट भी नहीं लगता। उसी प्रकार से हमारी जनता उस चीज़ को देख लेती है कि किस तरीके से हम लोग उनकी आवाज़ बन करके यहाँ संसद में उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। और आज आप देखिए कि हम लोग ऊपर जो हमारे मान्य बैठे हुए हैं वो भी उस चीज़ को संज्ञान में लेकर के उस चीज़ को करने का पूरा ध्यान में रखते हैं। तो जनता को यही चाहिए, क्योंकि जनता सिर्फ काम को देखती है, प्रतिनिधि वो जो करता है उसी को चुन करके यहाँ पर भेजती है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एक छोटी सी कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया है। मैं बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि एक छोटी सी कार्यकर्ता को मुझे चुन करके जनता ने भेजा और यहाँ पर मैं आवाज़ उठाने का काम कर रही हूँ। और जनप्रतिनिधि का कार्य भी यही होता है कि जनता जिस विश्वास और जितनी आकांक्षाओं के साथ जब उनका प्रतिनिधि चुन के आता है तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, इसके लिए वो लगातार कार्य करे। और मैं आपको बता दूं कि रंजीता कोहली चूँकि भरतपुर से सांसद हैं और सांसद जब चुनकर आता है तो कई सारी लोकतांत्रिक परंपराओं में उसके ऊपर दायित्व दिया जाता है। उसमें एक अहम दायित्व होता है पार्लियामेंट कमेटी से जोड़कर काम करना। और रंजीता कोहली जी जो है सामाजिक अधिकारिता और न्याय मंत्रालय की जो कमेटी है उसकी सदस्य हैं। कमेटी का जो रोल है वो अहम इसलिए भी हो जाता है कि विभिन्न दल के लोग, विभिन्न दल के सांसद इस पर अपनी पार्टी की विचारधारा से अलग कई गंभीर मुद्दों पर बात करते हैं, मंथन करते हैं और उस विधेयक को अपनी रिपोर्ट देकर पार्लियामेंट में पेश करते हैं। मैडम, मैंने जैसा बताया कि आप सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय की कमेटी में हैं, कितना इम्पोर्टेंट मंत्रालय है मैम और किस तरह की रिकमेंडेशन अभी तक हुई हैं? मैं सोशल जस्टिस की कमेटी में हूँ और वहाँ पर जो कमेटी बैठती है उसको मुद्दे उठाने का अधिकार होता है। हम लोगों ने मुद्दे उठाए और मैंने देखा है ये सबसे बड़ी बात है, जो दिव्यांगजन होते हैं उनको दिव्यांगजन कहने का जो अधिकार दिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, जो सम्मान के साथ उनको बोला जाता है। जब मेरे भरतपुर ज़िले में दिव्यांगजन मेरे पास आकर के मिले और उनको एक समस्या थी हर तरीके की, जैसे हम कह सकते हैं कान की सुनने की मशीन हो या चलने का रिक्शा हो या कोई भी स्कूटी हो, उस तरीके का मैंने एक मुद्दा उठाया था कमेटी में। और कमेटी में मुद्दा उठाने के बाद मेरे यहाँ कैंप लगा और कैंप लगने के बाद आप देखिए कि उन दिव्यांगजनों को इतना अच्छा बेनिफिट मिला कि आज भी वो लोग इस तरीके का धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने एक सम्मान के साथ उनको दिव्यांगजन कहने को एक नाम दिया। और आज कैंप लगा था तो दोबारा मतलब वहाँ के दिव्यांगजन भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम देखते हैं सोशल जस्टिस के माध्यम से हम लोग कई कार्य कर सकते हैं। गरीब तक कोई भी आवाज़ हो उसको पहुँचा सकते हैं, कोई भी हम लोग कैसे भी कैंप लगवा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि एक कमेटी ऐसी होती है उसमें इम्पोर्टेंट बोलने का मौका मिलता है, हम लोगों को आवाज़ उठाने का मौका मिलता है और आवाज़ उस कमेटी में अपनी आवाज़ रखने का मौका मिलता है। तो वो सोशल जस्टिस के माध्यम से हम लोग आवाज़ पहुंचाते हैं और जो हमारी दिव्यांगजनों को सुविधा पहुंचनी चाहिए वो हम लोगों ने पहुंचाई। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं और समझना चाहूं भरतपुर लोकसभा सीट को, कितनी इम्पोर्टेंट सीट है, कितनी विधानसभाएं हैं और जब से आप सांसद बनी लगभग 5 साल का कार्यकाल होने वाला है, कितना विकास हुआ और कितना बाकी है? सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि भरतपुर लोकसभा सीट बहुत डिफ़िकल्ट और इस तरीके की है कि जनता बहुत अच्छी है, हम कह सकते हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी को भी चाहती है, लेकिन आज 8 विधानसभाओं में एक छोटा सा के 8 हो कांग्रेस के, उनसे मैं जूझ रही हूँ। और आज हम विकास की बात करें तो विकास हमारे यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके की बेटियों के साथ मैं भी एक क्लास लगा करके उनको पढ़ाने का काम करना। और मैं भी एक बेटी हूँ, इसलिए मैं उनके दर्द को भी समझती हूँ कि बेटियों का किस तरीके का दर्द होता है, उसको भी दूर करने का काम करते हैं हम लोग। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, जल नल
नल से जल, इस तरीके के बहुत से, और आवास मिलने के बाद आप देखिए, पहले कभी भी आवास का सपना ही देखते थे, आज आवास मिल भी रहे हैं, उसमें पूरी सुविधा है, नल से जल, इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे भरतपुर के ज़िले के अंदर हुए हैं। और आज मैंने जो भी मुद्दे उठाए उस मुद्दे पर काम भी हुआ है। तो मैं कह सकती हूँ कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो ज़मीनी लेवल से है, और ज़मीनी लेवल पे रह करके हम लोग सब एक छोटे छोटे कार्य करते हैं, और हम लोग जनता के बीच में रह कर के काम करते हैं। जनता की जो आवाज़ होती है उसको यहाँ संसद में उठाने का काम करते हैं, उनके दुख सुख में हम लोग वहाँ पर साथ में खड़े रहते हैं। बड़ी बात कही रंजीता कोहली जी ने। उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच में रह के काम करते हैं और जनता के सुख दुख से जुड़े हर मसलों पर उनकी आवाज़ बनने का प्रयास करते हैं। और जैसा आपने बताया कि जिस तरह से मोदी सरकार की हर योजना, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे हर घर नल योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, विद्युत के लिए सारी योजना हो, वो योजनाओं को जमीनी स्तर पर यानी कि अंतिम पायदान तक पहुंचाने का जो कार्य है लोकसभा सांसद के तौर पर रंजीता कोहली कर रही हैं, और ये उनका मूल कर्तव्य भी है। मैम, अब आते हैं मोदी सरकार के इन 9 साल के कार्यकाल को। आप पहली बार सांसद चुनकर आई हैं, लगभग 5 साल का कार्यकाल देखा, लेकिन 14 से और 2019 के बीच में अगर बात करें तो काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन इस सरकार के द्वारा किए गए। इसमें कई ऐसे अहम बिल जिसकी चर्चा मैं चाहूँगा आपसे करना, जिसमें ट्रिपल तलाक, आप बेटी हैं, एक ट्रिपल तलाक कानून बना, जीएसटी का एक अहम बिल जिसमें आधी रात को भारतीय संसद बैठ के उस बिल को पास किया, इसके अलावा जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए बिल, और इसके अलावा कई अहम बिल इस सरकार ने दिए। कितने इंपॉर्टेंट बिल इस सरकार ने दिए और आप किस बिल पर अपनी व्याख्या देना चाहते हैं? आप देखिए कि पहली सरकारों में, हम लोग कहना नहीं चाहते, लेकिन पहली सरकारों में सिर्फ एक नाम, आज हम लोग करेंगे कल करेंगे, लेकिन कभी भी वो काम नहीं हुए। आज हमारी सरकार 9 साल और बेमिसाल, जिस तरीके से मेरी सरकार काम कर रही है, आप देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को कितना बेनिफिट मिल रहा है, हर क्षेत्र में जाकर बेटियों को सम्मान किया जा रहा है। आज हम देखते हैं कि ट्रिपल तलाक पर आप देखिए कि जो मुस्लिम महिला हैं, मुस्लिम महिलाओं में उनसे ज़्यादा उनकी माएँ परेशान थी कि आज हमारी बेटी से कोई कारणवश कुछ हो ना जाए, और हमारी बेटी को तीन बार तलाक कह करके घर बैठा दिया जाता है। लेकिन उसको भी माने गृह मंत्री जी, माने प्रधानमंत्री जी ने समाप्त करके उनको सम्मान, मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने का काम करा। आज धारा 370, जो कि जम्मू कश्मीर में हम लोग डरते थे जाने से, और वहाँ पर कोई भी कार्य नहीं होता था, बिजनेस नहीं होता था, आज आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से वहाँ बिजनेस भी हो रहा है, और बहुत अच्छे से वहाँ पर रहने का काम भी किया जा रहा है। धारा 370, जो कि सोच भी नहीं सकते, एक झटके में धारा 370 को हटाने का काम किया। मैं धन्यवाद देती हूँ माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माने गृह मंत्री जी को, इतने अच्छे बिल ला करके आज 9 साल के कार्यकाल को आप उठा कर देख लीजिए, और आप पिछले जो इन्होंने 70 साल जो राज किया था, जो मनमानी करी थी, उस काल को भी आप उठा करके देख लीजिए। हमारे जितने भी बिल पास हुए सब जनता के हित में पास हुए, जनता को ध्यान में रख के पास हुए, और ऐसे बिलों को हम लोग एक सम्मान रूप से देखते हैं कि इस तरीके के बिलों को पास करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो छवि जनता के बीच में बनाई है, पूरे देश में आप देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बच्चा उनकी जयकारा लगाता है, उनकी जो छवि है बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जनता के बीच में रह कर के काम करे। और वैसे ही हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते हम भी जनता के बीच में रह कर के काम करते हैं। आप देखिए कि 9 साल के कार्यकाल को आप उठाइए तो उसको भी आप देखेंगे और उसको तराजू में तोलिए कि किस में वजन ज़्यादा है। बड़ी बात। अच्छा, मैं रंजीता जी एक बात जानना चाहता हूँ और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, और एक सांसद के नाते उसमें आपकी टिप्पणी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध होता है, समझ में आता है, मुद्दों पे बात नहीं होती, उसके पीछे की कई वजह होती हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि बड़े ट्रांसपेरेंसी से एक सांसद को सवाल पूछने का मौका मिलता है, बड़े ट्रांसपेरेंसी से और कई प्रक्रियाओं से गुजरकर एक सांसद संसद में 0 आवर में बोलता है, लेकिन गतिरोध की वजह से उसको बोलने का नहीं मौका मिलता, तो एक वेदना रह जाती है कि हमें जनता ने चुनकर भेजा और जनता की आवाज़ को हम नहीं बुलंद कर पा रहे हैं। एक नए सांसद के तौर पे, एक चुने हुए सांसद के तौर पे आप कैसा महसूस करती हैं? क्या
जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और अगर गतिरोध है लेकिन सार्थक मुद्दों पर बहस कितना जरूरी है? मैं इस पे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, एक लोकसभा, एक सदन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट होने के नाते हम लोग जनता की आवाज़ यहाँ पर उठाते हैं और रखते हैं, इसलिए क्योंकि उनका जो दुख सुख है हम लोग यहाँ पर कह सकें और उसको सॉल्व कर सकें। आज आप देखिए, विपक्ष की हम बात करें, विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहता, चर्चा करना भी नहीं चाहता और उस मुद्दे पर बात भी नहीं करना चाहता, उसके बाद हंगामा करके, और हम जो बात रखते हैं उस बात को भी, हमारी को भी नहीं रखने देता। तो आप देखिए, ये किसी से भी आप पूछोगे तो उनको भी अनकम्फर्टेबल लगेगा कि हम लोग एक मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, एक मुद्दा हम लोग जनता के जो हमारा मुद्दा है उसको हम लोग उठाना चाहते हैं। तो ये एक महापंचायत है, महापंचायत में हमारा बैठने का एक ही मकसद होता है कि हम लोग जनता की आवाज़ उठाएं, लेकिन इस पर चर्चा विपक्ष नहीं, किसी भी मुद्दे पर विपक्ष चर्चा नहीं करता है, सिर्फ हंगामा करता है, उस संसद को नहीं चलने देता। तो आप देखिए, मैं तो धन्यवाद देती हूँ माने ओम बिरला जी को, माने हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को, जिन्होंने एक संसद को एक इस तरीके से चलाने का, एक सहमति से और उनके सौम्य स्वभाव की वजह से ये संसद चल रहा है। आप देखिए, पहले कभी नहीं होता था, आज हम लोग मुद्दे उठाते हैं, डिजिटल इतना हो गया है कि हम यहाँ पर कोई भी समस्या उठा रहे हैं, हमारी जनता वहाँ पर देख रही है। तो आज जो अप हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा रंजिता जी, अब एक अंतिम सवाल की ओर बढ़ेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप पहली बार सांसद बनी, चूंकि आपका एक राजनीतिक घराना रहा है, आपके पिताजी भी राजनीति में थे और माननीय लोकसभा सांसद के तौर पे उन्होंने अपनी सेवाएं और जनता की आवाज़ को इस सदन में उठाते रहे। आप भी पहली बार चुनकर आई हैं, आपको लगता है कि अभी तक जो आपने विकास किया वो समुचित है? और अगर अगली बार आपको फिर से मौका मिले तो वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर आप काम करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, कि एक छोटी सी कार्यकर्ता जो जनता के बीच में रह कर के मैंने कार्य करा था और जनता से रूबरू होकर के आए दिन मैं उनके बीच में सुख दुख में, और सबसे बड़ी बात थी कि मेरे स्वर्गीय ससुर जी गंगाराम जी, जिनका कैरियर पूरा राजनीतिक रहा था, वो जनसंघ के कार्यकर्ता थे, उनको 3 बार का सांसद बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो मैं जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है, क्योंकि एक मुझे कभी ऐसा सेवा करने का मौका मिला जनता का कि मेरे थ्रू मैं उनकी सेवा कर सकूं। जो भी बड़े बुजुर्ग है या कोई भी मेरे तक आवाज़ लगाते हैं तो मैं उनके बीच में जाकर के उनकी समस्या को सॉल्व करती हूँ। तो मैं तो जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। दूसरा, जिस तरीके से मैंने जब पहली बार सांसद बनी थी तो मुझे बिल्कुल ये लगा था कि मुझे एक मौका मिला है सेवा करने का और मुझे सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है सेवा करने का। तो वैसे ही मेरे ससुर जी पूरी जनता के बीच में जाकर के सेवा करें और वैसे ही मैं कर रही हूँ। तो आज जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे यहाँ पर खनन का। उसमें क्या था कि गरीब तबके के लोगों के घर ब्लास्ट हो रखे थे, वो मेरे पास आए थे, आए दिन आए थे। मैंने बहुत बार सोचा कि नहीं, जब मैं वहाँ गई थी तो मैंने खुद देखा था वहाँ जा कर के कि जिस तरीके से वहाँ के ब्लास्ट होने के बाद वो लोग घरों के लिए बिलख रहे थे। तो उस मुद्दे पर मैंने बात करी थी, और बात करने के बाद जब उनके बीच में आए दिन मैं जा कर के ये चर्चा कर रही थी कि ये कैसे खनन रोका जाए, कैसे इन लोगों के घर परिवार बचाए जाएँ। तो उन लोगों ने क्या करा, 3-4 बार मेरे ऊपर भी अटैक करा, लेकिन धन्यवाद हो माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, जो मुझे भी एक सिक्योरिटी और भगवान का कि इस तरीके से मेरे ऊपर हमले करे। क्योंकि आज हम देखते हैं, अगर हम उन मुद्दों को नहीं उठाते तो एक खनन के वजह से वो गरीब तबके के जो परिवार थे वो बहुत परेशान हो चुके थे। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्राम सड़क के तहत गाँव को जोड़ा है और वहाँ पर सुविधाएं भी की है। नल से जल, घरों में नल लगवाकर उनको जल का, जो कि गांव में आप देखिए कि बहुत सी महिलाएं पानी लेने जाती हैं कुएं पर, बहुत परेशान हो जाती हैं, लेकिन आज उनके घरों में नल लग रहा है तो वो वहाँ पर सुविधा पा रही हैं। ऐसे मुद्दे हैं कि मैंने वहाँ जा कर के देखा। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था
कि प्रधानमंत्री जो कि हम घर की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मैं खुद देखती हूँ कि वहाँ पर एक महिला थी। उन्होंने कहा, मैं उनके बीच में गई थी, कि मेरे कभी घर नहीं बन सकता था और ना ही मैंने देखा कि मैं अपने बच्चों को घर बनवा सकी। लेकिन जब उसकी आंखों में मैंने चमक देखी, एकदम से वो मुझे अपने घर में ले गई कि मेरे ये घर बना है। और दूसरा, उसने कहा कि मेरी बकरियां पानी में भीगती थी, लेकिन आज मेरे बकरियों के लिए भी है। तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गया कि इतनी अच्छी सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की हो सकती है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन महिलाओं को घर मिला, जो कि वो कभी सपना में भी नहीं सोच सकती थी कि उनको घर मिल सकता है। ऐसे ऐसे बहुत से कार्य हुए हैं मेरे क्षेत्र में, तो उनके तहत जनता आज बहुत खुश है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत दुआएं देती है और हम सब भी यही प्रार्थना करते हैं कि इसी तरीके से कार्य होते रहें और जनता के बीच में हम लोग सब लोग सेवा देते रहें। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रंजिता जी, आपने बहुत सारे मसलों पे बहुत ही बेबाकी से बात की और आपने बताया कि जो जनता की आकांक्षाएं थी वो आप किस तरह से पूरा कर रही हैं और एक लॉ मेकर के तौर पर आप अपना काम बखूबी कर रही हैं। तो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी भरतपुर से सांसद रंजिता कोली जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि एक सांसद के तौर पर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर रही हैं और एज एन लॉ मेकर वो मानती हैं कि उन्होंने अपने कर्तव्यों को अभी तक जो उनका योगदान था उसके लिए पूरा निभाया है, चाहे वो जनता की आवाज़ को देश की सबसे बड़ी पंचायत में बुलंद करने का हो या कमेटी के माध्यम से लॉ मेकिंग में अपना योगदान देने का हो। तो वो लगातार उस कार्य को भी पूरा कर रही हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार किसी और सांसद के साथ आपके बीच में होंगे। तब तक के लिए मेरे कैमरा पर्सन एजेंद्र के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।